नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 2020 में दुनिया कोरोना से परेशान रही। 2021 में वैक्सीन आने की खबर ने थोड़ी राहत दी, लेकिन भारत में राहत भरी खबर पर सियासत शुरू हो गई है। पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल उठाए और खुद वैक्सीन नहीं लेने की बात कह डाली। अब अखिलेश यादव के बाद बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने वैक्सीन को लेकर सियासी बयान दे दिया है। अजीत शर्मा ने कहा कि रूस और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों की तरह पीएम मोदी भी कोरोना का टीका लें। वैक्सीन पर कांग्रेस की सियासत यही खत्म नहीं हुई। सवाल उठाने वाले अजीत शर्मा श्रेय लेने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। अजीत शर्मा का कहना है कि वैक्सीन के लिए बीजेपी के लोग कांग्रेस को धन्यवाद दें, क्योंकि सीरम और भारत बायोटेक की स्थापना कांग्रेस की सरकारों ने ही की थी। वैक्सीन पर सियासत की पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अजीत शर्मा का वो बयान सुनिए। भारत की दो कंपनियां द्वारा लाई गई दोनों वैक्सीन को लेकर आम आदमी के बीच कुछ संशय भी है, जिसे दूर करने के लिए जैसे रूस एवं अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सबसे पहले टीका लेकर पूरे जनता को विश्वास में लिया है। मेरा भी मानना है कि यहां भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। तो अजीत शर्मा के इस बयान को आपने सुन लिया। अब इस बयान के बाद सवाल ये कि सियासत की लड़ाई अब वैक्सीन पर आ गई है क्या? ये वो सवाल है, क्योंकि अजीत शर्मा के स्टेटमेंट के बाद सियासत की लड़ाई अब वैक्सीन पर आ गई है क्या? कोरोना के टीके पर कांग्रेस को भरोसा क्यों नहीं है? डॉक्टर और वैज्ञानिकों पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है। मोदी विरोध में हर अच्छी चीज का विरोध करेंगे क्या? पीएम मोदी के विरोध में वैक्सीन पर सवाल आखिर क्यों? तो ये वो सवाल है और इन सवालों के साथ एक अजीब सी हास्यास्पद स्थिति भी। देखिए, कांग्रेस नेता है अजीत शर्मा और उनका ये कहना है कि जिस सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन सामने आई है वो कांग्रेस के शासनकाल में बनी और इसीलिए श्रेय कांग्रेस को मिलना चाहिए। तो फिर उससे बनी हुई वैक्सीन पर आखिर भरोसा क्यों नहीं है? वैज्ञानिकों पर भरोसा क्यों नहीं है? तो कांग्रेस नेता अजीत शर्मा पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। कांग्रेस को हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान पर भरोसा है, ये इनके स्टेटमेंट से साफ जाहिर होता है। कांग्रेस को पाकिस्तानी टीका चाहिए। प्रेमरंजन पटेल ये कह रहे हैं कि इन्हें हिंदुस्तानी नहीं पाकिस्तानी टीके पर भरोसा है। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है। कांग्रेस को हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान पर भरोसा है। कांग्रेस को पाकिस्तानी टीका चाहिए, ये कह रहे हैं प्रेमरंजन पटेल। नदारत थी, कांग्रेस का कहीं कोई रोल नहीं रहा, लेकिन जब वैक्सीन आया है तो उस पर सवाल उठा रहे हैं। भारत में बने वैक्सीन और भारत के वैज्ञानिकों पर इनको कोई भरोसा नहीं है, इनको पाकिस्तान पर भरोसा है। पाकिस्तान में अगर वैक्सीन का इजाद होता, वैक्सीन बनाए जाते, तो निश्चित तौर पर यह सवाल नहीं उठाते। इनको भारत पसंद नहीं है, पाकिस्तान पसंद है। अगर इस वैक्सीन ड्राइव पर उन्हें इतना ही ऐतराज है तो सबसे पहले अपने दल के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को वो सलाह दे दे कि उन्होंने अगर विदेश यात्रा का इरादा किया तो अब विदेश में ही वो टीका लगा करके आ जाए, क्योंकि स्वदेशी किसी भी अभियान पर उनका भरोसा नहीं है। तो देखिए, अब इस वैक्सीन के सामने आने के साथ खुशी जाहिर होनी चाहिए थी, लेकिन अब इस पर सियासत हो रही है और सियासत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे सहयोगी साकेत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। साकेत, अगर हम इस बात पर आज चर्चा कर रहे हैं कि वैक्सीन
को लेकर स्टेटमेंट जिस तरीके से आ रहे हैं वो कहीं से भी पॉजिटिव वाइब्स नहीं देते हैं। कहीं से ये नहीं लगता कि इसे आने के साथ लोगों को डर से मुक्ति मिली है, इस पर सियासत शुरू हो गई है। तो क्या ये माना जाए कि ये तमाम स्टेटमेंट जो हैं वो विरोध करने के लिए विरोध किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर इन्हें कोरोना से डर होता तो वैक्सीन का ये स्वागत करते। देखिए, बिल्कुल विभा, आपने ठीक कहा, क्योंकि इनको सिर्फ विरोध करना है और यही वजह है कि इस तरह से विरोध हो रहा है। जिस पहल को जो कोरोना वैक्सीन की इजाद हुई है, जिसको स्वीकृति दी गई है सरकार की तरफ से, उसे आने के बाद खुशी होनी चाहिए थी। हर पार्टी को कहीं ना कहीं अपने दल से ऊपर उठकर उनका समर्थन करना चाहिए और ये किसी सरकार की उपलब्धि के तौर पर इसे नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक जो लोग परेशान है लगभग साल भर से कोरोना के महामारी से, उनको एक बड़ी राहत मिली है, इसके तौर पर उन्हें देखना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से इस पर सियासत शुरू हुई है और कांग्रेस लगातार इस पर जिस तरह से सवाल उठा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो लोग इस चीज को लेकर कांग्रेस से खफा हैं, क्योंकि कई लोगों से भी हमारी जो बात हो रही है विवाद, वो कह रहे हैं कि इस तरह का बयान इस पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी उपलब्धि है, ये देश की उपलब्धि मानी जाए इसे, जहां पर मेक इन इंडिया के तहत इस तरह से कोरोना वायरस का टीका बनता है और उसे जब कोरोना से महामारी से देश जूझ रहा है उस बीच ये टीका आता है, तो इसमें सभी पार्टियों को इसका समर्थन करना चाहिए, सभी पार्टियों को इसे देश हित में मानकर चलना चाहिए। लेकिन लगातार कांग्रेस जिस तरह से इस पर सियासत कर रही है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है और ये कहीं ना कहीं ये मैसेज देता है कि विपक्ष जो है वो सिर्फ मोदी विरोध और सरकार के विरोध के रास्ते पर ही चल रहा है। अब आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए हैं, उसमें ये बार बार कोट किया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो प्रेम भाव दिखाने की कोशिश हमेशा से होती रही है कांग्रेस की तरफ से, एक बार फिर से वही जाहिर हो रही है इस वैक्सीन को लेकर भी। तो क्या उन्हें अपने देश की स्वदेशी वैक्सीन पर यकीन नहीं है, तो क्या उन्हें ये उस वैक्सीन पर यकीन होता जो पाकिस्तान में बनती? देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने सीधा हमला इसी लाइन पे किया भी है। बीजेपी के प्रवक्ता है प्रेम रंजन पटेल, उन्होंने कहा है कि उन्हें जो पाकिस्तान में अगर वैक्सीन बने तो वो वैक्सीन इन्हें मान्य होगा, ये वो वैक्सीन चाह रहे हैं। तो आप समझिए कि सही मायने में बीजेपी ने जो विरोध किया है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। और लगातार चूंकि विधायक दल के नेता है अजीत शर्मा बिहार में कांग्रेस के, तो ऐसे में उनके तरफ से ये बयान आना ये कहीं ना कहीं हास्यास्पद है और कहीं ना कहीं लोग जो है इस बयान को नहीं पचा पा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, क्योंकि एक संवैधानिक पद होता है, आप अगर किसी पार्टी के विधायक दल के नेता हैं तो आप पे ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आप सभी को लेकर चले, सभी बातों को समझे। और आम लोगों के लिए भूमिका पर सवाल नहीं है। देखिए, विपक्ष को विरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार है और विपक्ष की भूमिका विरोध के जरिए लोकतंत्र को मजबूत करने की होती है। लेकिन देखिए किस तरीके से कांग्रेस के बयान के साथ अब आरजेडी भी आकर खड़ी हो गई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जिस तरीके से विरोध कांग्रेस कर रही है उसके विश्वास को लेकर मैं अपनी सहमति उस पर जाहिर करता हूं। तो देखिए, विरोध के लिए विरोध का एक और बयान। बीजेपी हर चीज का राजनीतिकरण करती है अपने फायदे के लिए। तो जिस तरह से अमेरिका में, रूस में वहां के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने पहले टीका लगवाया, उसी तरह से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को पहले टीका लगवाना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को। उन्होंने ठीक ही कहा है अजीत शर्मा जी ने। तो मृत्युंजय तिवारी जी के स्टेटमेंट को आप लोगों ने सुन लिया। तो देखिए, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अब उनके साथ उनकी सहयोगी पार्टी जो बिहार में गठबंधन में एक साथ मौजूद हैं, वो भी अब सुर में सुर मिला रहे। साफ जाहिर होता है कि यहां पर मोदी विरोध में इस कदर विपक्ष अंधा हो गया है कि सीधे तौर पर उन्हें अपने वैज्ञानिकों की बनाई हुई वैक्सीन, जो उम्मीदों की वैक्सीन है, जो कोरोना से आपको जिंदगी देने वाली वैक्सीन है, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साकेत, अब हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ नीरज जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। आपसे ही जानना चाहूंगी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोविड वैश्विक आपदा है और ऐसे दौर में हमारे वैज्ञानिकों ने जो प्रयोग किया और जिस संबंध में जो भारत के औषधि महानियंत्रक ने इस संबंध में जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन के सीमित आपात इस्तेमाल को मंजूरी भी दे दी,
दुनिया का नंबर 1 देश बन गया, एक साथ 2 वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की है, और ऐसे सवाल पर इस ढंग का बयान दिया जाना, ये जो बृहत्तर उद्देश्य है, तो हम तो अनुरोध करेंगे, क्योंकि जिन लोगों को ये परेशानी नहीं होती है उन्हीं को एहसास है। गरीब आदमी कितनी बड़ी चुनौती से, आर्थिक चुनौती से जूझा है। कोविड के मामले में जिस ढंग की चुनौती देश की अर्थव्यवस्था को झेलना पड़ा, तो जो लोग बड़े लोग होते हैं उनको तो एहसास नहीं होगा। अब जिनको होटल है, जिनको बड़े बड़े संपत्ति के मालिक है, उनको क्या परेशानी है, लेकिन आम लोगों के लिए तो ये राहत भरी खबर है। और इसका इस्तेमाल किन लोगों पर शुरू हुआ? जो पारा मेडिकल कर्मी है, प्रयोग शुरू हुआ है। ऐसे सवालों का राजनीतिकरण किया जाना, तो इसको सीधे तौर पर कहा जा सकता है ये लोग पॉलिटिकल कोविड के शिकार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जेटू प्रवक्ता नीरज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका सीधे तौर पर कहना था कि यहाँ पर वैक्सीन का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। यहाँ पर डर विपक्ष को इस बात का है कि कहीं इस वैक्सीन के आने के साथ ये उपलब्धि भी बीजेपी के पास न चली जाए, इसका कहीं राजनीतिक नुकसान इन विपक्ष को न उठाना पड़े, और इसीलिए विरोध के लिए सिर्फ विरोध किया जा रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिहार पुलिस से जुड़ी हुई। बिहार पुलिस विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 2 साल से 120 डीएसपी पोस्टिंग के इंतजार में पड़े हुए हैं। 23 महीने के बाद भी ट्रेनिंग अधर में ही लटकी हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। 2 साल से 120 डीएसपी पोस्टिंग के इंतजार में है। जनवरी 2019 से सभी की ट्रेनिंग चल रही है। फील्ड ड्यूटी के बाद भी ट्रेनिंग लेने का एक बार फिर से फरमान सामने आ चुका है। जनवरी 2019 से हालांकि इनकी ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन एक बार फिर से फरमान दोबारा से ट्रेनिंग का 56 से 59वीं बैच के ये सभी 120 डीएसपी हैं। बिहार में बढ़ते क्राइम के बीच अक्सर प्रशासनिक अधिकारी पुलिस बल की कमी का रोना रोते हैं, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि इस कमी का असल जिम्मेदार पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग खुद है। 56वीं और 59वीं बैच के लगभग 120 डीएसपी स्तर के अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू हुई। 2 साल हो गए, लेकिन इनकी ट्रेनिंग अब तक पूरी नहीं हो पाई, जबकि 2 साल में इनकी ट्रेनिंग नियम अनुसार पूरी हो जानी चाहिए थी। पुलिस एसोसिएशन का भी मानना है कि पुलिस बल की कमी की वजह से तैनात पुलिस कर्मियों पर काम का बोझ ज्यादा बढ़ गया है। बिहार में लगभग 1 लाख की आबादी पर 100 के आसपास पुलिसकर्मी है। संख्याएं कम है, और संख्याएं जो कम रहेगी तो निश्चित तौर पर पुलिसकर्मियों का आज के डेट में जो कार्य है, और बिहार में सुशासन की सरकार है, अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस दिन रात प्रयासरत रहते हैं, तो एक पुलिस के पास लगभग 60-70 केसे हैं। विधि व्यवस्था की बहुत सारी ड्यूटी है, तो वर्कलोड तो निश्चित तौर पर है। 2 साल के ट्रेनिंग के दौरान 1 साल के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को फील्ड में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, लेकिन 2 साल के बाद अब उन्हें फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी की माने तो कोरोना की वजह से ट्रेनिंग रोकी गई, जबकि दूसरे राज्यों में आईपीएस और दूसरे पुलिस पदाधिकारियों की ट्रेनिंग कोरोना काल में भी लगातार चलती रही। जानकार भी मानते हैं कि 2 साल के बाद ट्रेनिंग को फिर से बढ़ाना मिसमैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये मिसमैनेजमेंट कहा जाएगा, चाहे कारण अभी तो एक कारण तो ये कोरोना वायरस का अभी चल गया है फरवरी से। लोगों का ट्रेनिंग को आम तौर पर बाधित नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का फाइनेंशियल लॉस भी है और एक लॉस ऑफ एनर्जी है। जहाँ स्ट्रेंथ की कमी हो वहाँ तीसरे साल ट्रेनिंग में लगा दिया जाना, इसे विधि व्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। हाँ, असर पड़ेगा ही, क्योंकि अभी यंगस्टर्स हैं, नया ट्रेनीज जो तैयार होते हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो काफ़ी ऑनेस्टली और सिंसियरली काम करेंगे और अच्छा आउटपुट देंगे पुलिस विभाग को। यदि इस तरह का विसिएट होगा, डिलेड होगा ट्रेनिंग में, तो हम समझते हैं कि उसका बेनिफिट स्टेट गवर्नमेंट को या सोसाइटी को नहीं मिल पाएगा। अब सवाल है कि 2 साल की ट्रेनिंग अब तक क्यों नहीं हुई पूरी? क्यों नहीं हुई 12 महीनों से फील्ड ट्रेनिंग? दूसरे राज्यों में होती रही ट्रेनिंग, तो कोरोना के नाम पर बिहार में क्यों रोकी गई ट्रेनिंग? पुलिस बल की कमी का कौन है जिम्मेदार? संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
में जरा बिहार में पुलिस बल की संख्या की कमी को आंकड़ों के हिसाब से समझते हैं कि आखिर बिहार के हालात इस वक्त क्या हैं। बिहार में 1 लाख लोगों पर केवल 76 पुलिसकर्मी तैनात हैं। ये वो आंकड़ा है जो आधिकारिक है और उन आंकड़ों को हम आपको दिखा रहे हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से 1571 लोगों की सुरक्षा के लिए सिर्फ 1 जवान तैनात है, जबकि राष्ट्रीय अनुपात 1 लाख की आबादी पर 143 है। आंकड़ों के हिसाब से बिहार में 50% पुलिस बल की कमी है। संख्या नहीं होने की वजह से मौजूदा कार्यरत पुलिसकर्मियों पर अधिक बोझ बताया जा रहा है और इसीलिए काम पर उनकी इफिशियंसी का असर नजर आता है और यही कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को एक बार फिर से सवालों के घेरे में लाकर खड़ा करता है। रुक करेंगे दूसरी खबर का। गोपालगंज शहर से यह खबर है जहां पर जाम से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी पहल की है। बंजारी चौक से लेकर हजियारपुर तक एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। देखिए ये वो तस्वीर है जहां पर इसे टेंडर को लेकर के प्रक्रिया की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। मार्च महीने से 2.7 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कृषि बिल पर। रिलायंस की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलायंस का कोई लेना देना नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, कॉर्पोरेट फार्मिंग में कोई योजना नहीं है, ये कहा गया है कृषि बिल पर। रिलायंस का ये बड़ा बयान, फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदेगा, हम कभी एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे भी नहीं, ये स्टेटमेंट इस वक्त सामने है। किसानों से सीधा अनाज खरीदते नहीं है, ये क्लियर कर दिया गया है। किसान से सप्लायर एमएसपी पर ही खरीदारी करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, ये साफ किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना नहीं है। कृषि बिल पर रिलायंस की तरफ से एक बड़ा बयान इस वक्त साफ तौर पर सामने आ चुका है। कॉर्पोरेट फार्मिंग में कोई योजना भी नहीं है, फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदे जाएंगे, ये साफ कर दिया गया है। हम कभी भी एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे ही नहीं, ये स्टेटमेंट दिया गया है। किसानों से सीधा अनाज नहीं खरीदते हैं, किसान से सप्लायर एमएसपी पर खरीदारी करेंगे, ये साफ कर दिया जाता हुआ। तो कांग्रेस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसे लेकर के साफ रिलायंस की तरफ से कहा गया है। कृषि कानून पर रिलायंस की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट, फार्मिंग को लेकर एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदेगा, ये साफ कर दिया गया। हम कभी भी एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे नहीं, ये स्टेटमेंट सीधे तौर पर और साफ तौर पर किसानों से सीधा अनाज नहीं खरीदते हैं, ये कहा गया है, साफ किया गया है। किसान से सप्लायर जो हैं वो एमएसपी पर खरीदारी करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलायंस का कोई लेना देना नहीं है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई आज देखिए 8वें दौर की महत्वपूर्ण बातचीत होने वाली है और उससे पहले रिलायंस की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट कृषि कानून को लेते हुए, हम कभी भी एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदेंगे, ये साफ कर दिया गया है। किसानों से सीधा अनाज नहीं खरीदते हैं हम, ये साफ तौर पर कहा जाता हुआ। और बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, कोई लंबी अवधि का खरीद करार नहीं किया गया है। किसानों की खुशहाली के लिए रिलायंस प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदा जाता है, ये स्टेटमेंट इस वक्त रिलायंस की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आती हुई। हम कभी एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदेंगे, किसानों से सीधा अनाज नहीं खरीदते हैं, ये भी साफ कर दिया जाता हुआ। और किसान से सप्लायर एमएसपी पर खरीदारी करेंगे, ये स्टेटमेंट देकर अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया गया है। कृषि कानून पर रिलायंस की तरफ से एक बड़ा बयान इस वक्त सामने आता हुआ। कॉर्पोरेट फार्मिंग की कोई योजना नहीं है, तो फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदा जाता है, हम कभी एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदेंगे, ये भी क्लियर कर दिया गया है। किसान से सीधा अनाज नहीं खरीदते हैं, रिलायंस ने यह साफ कर दिया। खरीदता कौन है? तो देखिए किसान से सप्लायर एमएसपी पर खरीदारी करेंगे। तो कृषि कानून पर रिलायंस की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट इस वक्त, बड़ा बयान सामने।
और रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। तो धान का कटोरा कहे जाने वाले रोहतास जिले के किसान धान की खरीदारी नहीं होने से बेहद परेशान हैं। रोहतास जिले में 3,30,000 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया, लेकिन अब तक 70,800 मीट्रिक टन की धान की खरीदारी हो पाई है। ज्यादातर किसानों के धान खलिहानों में ही पड़े हुए हैं। समय पर खरीदारी नहीं होने से मजबूरी में किसान बिचौलियों के हाथों धान बेचने को मजबूर हैं। परेशान किसानों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार ने। रोहतास जिला को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन यहाँ के किसानों को अपने उपज को बेचने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। सरकार द्वारा धान को बेचने के लिए पैक्स की व्यवस्था की गई है, लेकिन सासाराम के आसपास के इलाके में अभी भी पैक्सों द्वारा सही तरीके से धान खरीद नहीं की जा रही है, जिस कारण किसान काफ़ी परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि खलिहान में यहाँ पर किसान हैं, अपने काम में लगे हुए हैं और अभी तक चूँकि ये नवंबर महीना में ही उत्पादन हो जाता है और ये जो है जनवरी हो गई है, आप समझ सकते हैं कि किसान अपने खलिहान में 2 महीने से धान को रखे हुए हैं। ऐसी स्थिति में कितनी इन लोगों के सामने परेशानी झेलनी पड़ रहा होगा। आइए हम बात करते हैं कुछ किसानों से, क्या समस्या आ रही है धान बेचने में। समस्या, मुख्य समस्या है कि जिस समय हमारा धान तैयार होता है उस समय पैक्स या प्रशासन धान खरीदारी में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। जब किसानों का 75% धान हाथ से निकल जाता है, व्यापारियों के हाथ में चला जाता है, उसके बाद पैक्स खरीदारी में पड़ता है और उसमें मजबूर हो गया किसान को पैसा की आवश्यकता है। 1200, 1300, 1400 रुपये मार्केट में धान है, अपना सब धान बेच दिए हैं और जब पूरे धान बेच दिए उसके बाद पैक्स खरीदारी चालू करता है। तो यहाँ कहना है किसानों का जो धान जो है उपज के साथ ही ये लोग अपने पैसे के लिए ये लोग बेच देते हैं, तो उचित जो दर होना चाहिए, कीमत होना चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। ये बताइए कितने में बेच रहे हैं अपना धान? अभी धान का रेट एक्चुअली पैक्स का तो 1868 है, लेकिन हमें धान अपना मतलब ये 1300 रुपये 1400 रुपये यही रेट मिल रहा है। तो किसानों का कहना है कि धान का जो रेट है वो खुले बाजार में 1300 रुपये तक में बिक रहा है, जबकि पैक्स जो है वो 1800 से अधिक देती है। अब आप समझ सकते हैं कि किसानों को कितनी घाटा पहुंच रही है और सरकार एक तरफ लगी हुई है कि किसानों के आय को दोगुना किया जाए, लेकिन जो न्यूनतम मूल्य है वो भी किसानों को नहीं मिल पा रही है, जिससे समस्या बढ़ गई है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।